कुछ स्टेटमेंट्स आपको सुनाता हूं। 8 जनवरी को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने तक सीमित था। 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, विपक्ष एकजुट नहीं है, इसलिए इंडिया ब्लॉक को भंग कर देना चाहिए। 10 जनवरी को उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा, अब इंडिया ब्लॉक का वजूद नहीं है तो कांग्रेस घोषणा कर दे, हम अपने अपने रास्ते चुन लेंगे। कांग्रेस के साथ आने वाले इंडिया अलायंस के नेताओं की ये बातें इंडिया ब्लॉक के लिए काफी अहम मानी गई, क्योंकि ये तीनों नेता बहुत बड़े नेता हैं। इसके बाद रही सही चीजें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी के जैसा बताकर पूरी कर दी। अब इन सारे बयानों से ये साफ हो जाता है कि इंडिया ब्लॉक आखिरी सांसें गिन रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज भी मजबूत है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या बीजेपी को 240 सीटों पर समेटने वाला इंडिया गठबंधन टूट जाएगा या कांग्रेस इसे 2029 के इलेक्शन तक जोड़कर रख पाएगी। पर अगर ये टूटता है तो इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी अलायंस के टूटने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो बना कैसे। माने ये इंडिया अलायंस बनाया ही क्यों गया था। तो कहानी की शुरुआत 31 मार्च से होती है, जब 31 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया था। तब उन्होंने भाजपा के लिए 400 पार का नारा दिया था। उनके इस नारे से भाजपा के कार्यकर्ता फूलकर कुप्पा हो गए थे। उधर विपक्ष नेता को समझ नहीं आया कि इसका जवाब कैसे दे। इसके बाद 14 अप्रैल को अयोध्या से भाजपा के लोकसभा सदस्य लल्लू सिंह ने कहा कि 400 पार कर लेने से हम संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट भी कर सकेंगे, क्योंकि 272 सीटें पाने से तो सरकार बनती है, लेकिन 400 सीटें मिल गई तो संविधान में बदलाव करना भी पॉसिबल है। लल्लू सिंह का यही बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और बस फिर क्या था, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया कि भाजपा की हवा निकालेगा पीडीए अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर। अखिलेश का ये बयान ओपोजिशन के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हुआ। इसके बाद ओपोजिशन को इतना समझ में तो आ गया था कि कोई भी पार्टी अकेले अभी बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार तमाम विपक्ष को एक साथ लाने की कवायद पहले से कर रहे थे और कहानी पहुंची 18 जुलाई 2023 पर। बेंगलुरु में कांग्रेस, टीएमसी, एसपी और आप जैसी 26 पार्टियों ने गठबंधन किया। नाम रखा था इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया। मकसद 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया। मीटिंग में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यह कहा कि सारा फोकस, सारी पब्लिसिटी, सारे कैंपेन्स और सारे प्रोग्राम इंडिया के बैनर तले होंगे। अगर कोई इसे चुनौती दे सकता है तो देकर दिखाए। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, ये लड़ाई भारत के विचार के लिए है, इसलिए हम इंडिया नाम के साथ आए हैं। अब सीधी लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है। हालांकि चुनाव से पहले गठबंधन को कुछ झटके भी लगे। इंडिया अलायंस बनने के 5 महीने बाद यानी 24 जनवरी 2024 को ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 10 से 12 सीटें मांगने लगी, लेकिन ममता ने सीटें देने से इनकार कर दिया। हालांकि ममता ने ऑफिशियली इंडिया अलायंस नहीं छोड़ा। 27 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस छोड़ने की खबरें आई, जबकि वो ही थे जिन्होंने तमाम पार्टियों को एक साथ लाकर ये अलायंस बनाया था, लेकिन पाला बदलकर एनडीए के साथ चले गए। इसके बाद फरवरी 2024 में कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद उनके पोते जयंत बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन इन झटकों के बावजूद लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने बीजेपी का कॉन्फिडेंस तोड़ा। 12 मई 2024 को पटना के रोड शो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष का केवल एक ही हित है, परिवारों के हित को आगे बढ़ाना और किसी तरह बस सत्ता में बने रहना, जो हम लोग नहीं होने देंगे। अब की बार 400 पार का नारा हकीकत बनने जा रहा है। बीजेपी का दावा था साहब कि वो 2019 के चुनाव से बेहतर परफॉर्म करेगी और 400 सीटें जीतेगी। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। 5 जून को जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस 52 से 99 सीटों पर पहुंच गई। इसके बाद सबसे बड़ा रोल इंडिया अलायंस का था। पर कैसे? देखिए, इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस के पीछे 3 बड़े फैक्टर्स थे। पहला, मजबूत ऑपोजिशन फ्रंट। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी की जीत के साथ कमजोर ऑपोजिशन भी देश ने देखा था,
जहां पर कांग्रेस खुद भी बीजेपी के सामने बेहद कमजोर था और इसके साथ साथ उसकी लड़ाई बीजेपी के साथ साथ स्टेट पार्टियों से भी थी, जिसकी वजह से दोनों के वोट बंट रहे थे और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा था। लेकिन 2024 में उठापटक के बाद भी जनता के बीच एकजुटता का पॉजिटिव संदेश दिया गया। दूसरा, वोट शिफ्टिंग। 543 में से 441 सीटों पर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा, वहीं इंडिया अलायंस ने 466 सीटों पर एक साथ कैंडिडेट्स उतारे। तीसरा, नैरेटिव में आगे। आरक्षण, संविधान, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से नैरेटिव बनाया गया, जिसमें बीजेपी बैकफुट पर रही। पर अब इसमें दरार कहां से आई? तो इंडिया अलायंस में दरार पड़ने की मोटा मोटी तौर पर 6 वजहें। अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा चुनाव में एसपी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की लोकल लीडरशिप ने इससे मना कर दिया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया, यहाँ सपा का कोई वजूद नहीं है। कमलनाथ ने भी अखिलेश यादव के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो नहीं बोलने चाहिए थे। खैर, इसके बाद एसपी भी पीछे हट गई। हालांकि आपने हरियाणा की लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके बाद कांग्रेस ने विंटर सेशन के दौरान अपने सहयोगियों की लोकसभा सीटिंग पोजीशन ही बदल दी। मसलन अखिलेश यादव पहले राहुल गांधी के साथ बैठते थे, फिर उन्हें छठे ब्लॉक में 355वीं नंबर पर सीट दी गई। इस पर अखिलेश ने नाराजगी में कहा भी था, धन्यवाद कांग्रेस। नतीजा ये रहा साहब कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों के बाय इलेक्शन में सपा ने कांग्रेस को मंचवा और फूलपुर सीटें नहीं दी, जबकि इसके पहले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पंजाब और पश्चिम बंगाल में नहीं रही। खटास पड़ते ही सपा भी इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस से छिटकने लगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सपा और तृणमूल कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया, जबकि यहाँ मैदान में कांग्रेस भी है। अब आप ये कह दीजिए कि इनका दिल्ली में क्या ही वजूद है, तो भले ही दिल्ली में सपा या तृणमूल का कोई आधार वोट ना हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ईस्ट दिल्ली में सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी तरह चितरंजन पार्क में बंगाली वोटर काफी हैं। दिल्ली में 1991 से ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट इसी समुदाय के पास रही है। इसी तरह विधानसभा में उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोग जीतते भी रहे हैं। वैसे तो ईस्टर्न यूपी और बंगाल वोटर्स अपने हिसाब से भाजपा या कांग्रेस को वोट करते हैं, लेकिन सपा नेता अखिलेश यादव का नाम भी उन्हें अपने जैसा नजर आता है। माने उन पर इनका इम्पैक्ट बिल्कुल है। कांग्रेस को इस पर बातचीत भी करनी चाहिए कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी से बनाकर क्यों नहीं रख पा रहे। भाजपा अपने छोटे सहयोगी दलों का भी पूरा ख्याल रखती है। 6 सीटों वाले चिराग पासवान को भी कैबिनेट में जगह दी गई, जबकि बीजेपी के पास बहुत बड़ा नंबर है। वहीं कांग्रेस की हालत बिल्कुल पस्त है। हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया अलायंस की हार के बाद 7 दिसंबर को ममता बनर्जी ने कहा, मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे मौका दे दो। इसके अलावा तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला और संजय राउत के हालिया बयानों ने भी दरार के संकेत मिले हैं। अब क्या ये दरारें इनको तोड़ सकती हैं? 3 चीजों की बात करता हूँ। पहला, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की लगातार हार। देखिए, लोकसभा के बाद देश में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड। यहाँ कुल 54 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस इसमें से सिर्फ 75 सीटें यानी करीब 13% सीटों पर जीत सकी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी को सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस हर दिन कमजोर होती जा रही है। दूसरा, रीजनल चुनावों में गठबंधन या कांग्रेस की किसी को कोई जरूरत नहीं। देखिए, इंडिया अलायंस में 2 ब्लॉक्स हैं। पहला है कांग्रेस और डीएमके जैसी उसके साथी पार्टियों का। दूसरा है रीजनल पार्टियों का। टीएमसी, एनसीपी जैसी रीजनल पार्टियां कांग्रेस से टूटकर ही बनी हैं। वहीं आरजेडी, आप, एसपी जैसी अन्य रीजनल पार्टियां कांग्रेस का वोट काटकर ही राज्यों में चुनाव जीतती हैं। ऐसे में अगर आज ये इकट्ठा रहते हैं तो रीजनल पार्टियों के बूते कांग्रेस मजबूत होगी। ऐसे ही विधानसभा चुनावों में इंडिया अलायंस बरकरार नहीं रह सकता है। खुद शरद पवार ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन में कभी भी स्टेट और लोकल चुनावों को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। ये गठबंधन केवल नेशनल लेवल के चुनावों के लिए है। तीसरी, लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंस। लोकसभा चुनाव के बाद सहयोगियों के साथ लचीला रवैया अपनाने के बजाय कांग्रेस और ज्यादा सख्त हो गई। चाहे संसद में मुद्दा उठाना हो या विपक्षी सांसदों की सीट अलॉटमेंट पर चुप्पी साध लेना। वहीं सीट बंटवारे में भी ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी और हार गई। महाराष्ट्र में एमवीए के साथ चुनाव लड़ा, वो भी नहीं जीत सकी। इसके बाद दिल्ली चुनाव में भी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की। इस पर ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं ने अलायंस की लीडरशिप की ख्वाहिश जाहिर भी की थी। 10 जनवरी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं।
जहां लेफ्ट पार्टियां सक्षम है वहां चुनाव लड़ रही है। इसलिए यह फैक्ट है कि इंडिया ब्लॉक बटा हुआ है। इसी तरह से कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इंडिया अलायंस बहुत जल्द टूट सकता है। कांग्रेस इस बात को माने ना माने, लेकिन सच यही है कि ये अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए बनाया गया था। इसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह दूसरे अलायंस में मैनेजमेंट किया जाता है वैसा इसमें यहां नहीं हुआ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि अगर इंडिया अलायंस टूटा तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर ये अलायंस टूटता है तो कांग्रेस पर इसका इंपैक्ट बहुत बुरा हो सकता है। जिस अलायंस के दम पर कांग्रेस चर्चा में रहने लगी थी, उसके टूटने के बाद कांग्रेस की हालत पहले जैसी हो जाएगी। 2027 में यूपी चुनाव आने वाले हैं। इसमें जीत के लिए कांग्रेस को अलायंस का हिस्सा बने रहना बेहद जरूरी है। अगर इंडिया अलायंस टूट जाता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लोकसभा चुनाव में अलायंस ने बीजेपी को सीधे टक्कर दी। दरअसल बीजेपी इतनी ताकतवर और मजबूत पार्टी बन चुकी है कि कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर उसे टक्कर नहीं दे सकती। ऐसे में अलायंस के टूटने का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होगा। इंडिया अलायंस के टूटने से मोटे तौर पर विधानसभा चुनावों पर कोई खास असर तो होगा नहीं, क्योंकि राज्यों में कांग्रेस और रीजनल पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ाए। लेकिन जब नेशनल इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव होगा तब एंटी बीजेपी वोट बटेगा। विपक्ष को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि नेशनल लेवल पर विपक्ष का नेचुरल लीडर कांग्रेस है, भले ही रीजनल पार्टियां उसे ना माने। 2025 में चुनावों के लिए इंडिया अलायंस में तकरार और बढ़ेगी। साल की शुरुआत में दिल्ली चुनाव और आखिर में बिहार चुनाव है। दिल्ली में कांग्रेस और आप न केवल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, बल्कि दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आरोपों और कंपटीशन में भी बढ़ोतरी हो गई है। वहीं बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच कुछ खींचातानी दिखाई भी दे सकती है। अब कांग्रेस की लोकसभा सीटें भले ही कम हो और देश में कुल 3 राज्यों में उसकी सरकार हो, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी कांग्रेस का वोटर देश में हर जगह है और काफी बड़ी संख्या में। यही बात कांग्रेस को मजबूत भी करती है और कमजोर भी। आज भी हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रीजनल पार्टियों की सीधी भिड़ंत कांग्रेस से होती है। लोकसभा में तो कांग्रेस के साथ गठबंधन चल सकता है, लेकिन विधानसभा चुनावों में नहीं। पर कांग्रेस के बड़बोले नेताओं की तरफ से पार्टी को खास दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई विनम्रता दिखाने को राजी ही नहीं होते। इसलिए नेशनल लेवल पर कांग्रेस के नेतृत्व में बना कोई भी गठबंधन टिकाऊ नहीं होता। हालांकि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की ही लीडरशिप में बना यूपीए लंबा चल गया था, मगर अब इंडिया तो जुलाई 2023 में बना और 6 महीने में ही बिखरने लगा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ये अलायंस टिक पाएगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।